अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हरी पत्ती हेतु धनिया की खेती पर जानकारी, मक्का फसल की अच्छी उपज हेतु इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, तो धनिया की हरी पत्तियों की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसकी खेती कर प्रदेश के बहुत सारे कृषक अच्छी आय भी प्राप्त करते हैं। तो यदि आप भी धनिया की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखें, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं ग्राम हिसरी, जिला रांची के प्रगतिशील किसान गणपत महतो। मैं खुद किसान हूं और खुद किसानों को मैं प्रशिक्षण भी दिया करता हूं, खुद खेती भी किया करता हूं। अभी मैं धनिया फसल का बुआई कर रहा हूं। सबसे पहले धनिया लगाने का खेत का चुनाव हमारे किसान बंधु करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद में धनिया प्लॉट पर घास रहित प्लॉट तैयार करता हूं, जिसमें कूड़ा करकट या जो भी आपका खर पतवार है उसका चुनाव करवाता हूं। उसके बाद पर जोताई करवाता हूं। जोताई करवाने के बाद में कंपोस्ट डालता हूं। कंपोस्ट डालने के बाद पर जोताई करके 8-10 दिन मैं रहने देता हूं। प्लॉट को लेबल करवाता हूं। लेबल करवाने के बाद पर 5 किलो धनिया का बीज डाल चुका हूं और 5 केजी DAP इस प्लॉट पर मैं एक समान रूप से बो चुका हूं और मैं कूली लगा चुका हूं, स्वयं मैं लग चुका हूं। इसका लाइनिंग से मैं मेढ़ बनाऊंगा। 6 इंची मोटा से लेकर के 8 इंची 10 इंची तक का मेढ़ बनाऊंगा और उसके नीचे 5 इंची 4 इंची जो पानी बहेगा वो नाला होगा। एक नाला से दूसरे नाला के ये में अब मैं आपका जो घास मरने वाला दवा होता है दूंगा। 10 से 12 दिन पर 1 इंची का आसपास पर 2-2 इंची के आसपास पर चला आएगा। उस पर फिर मैं बाबास्टिन का दवा या और प्रकार का दवा जो है उसको मैं स्प्रे करूंगा धनिया का पौधा पर, जिससे रोग या किसी प्रकार का माने आपका समस्या जो किसानों को समस्या आता है वो नहीं होगा। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको धनिया की खेती के विषय में जानकारी दूंगा। भूमि की बात करते हैं तो इसमें सभी प्रकार की भूमि में इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली भूमि जिसमें पानी भरता ना हो उस प्रकार की भूमि में धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसकी किस्मों की जानकारी हमें होना चाहिए। तो इसके लिए
तो किसान भाइयों, आप इनमें से कोई भी किस्म ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इनका प्रमाणित बीज ही अपन को लेना है। बीज में कोई बीज जनित रोग ना आए, किसी भी प्रकार की बीमारी पौधे में ना लगे, इसलिए हमको बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें थायरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम दोनों को हम मिला लें और इससे 1 किलो बीज का हम उपचार कर लें। बीज दर की बात करते हैं तो इसका जो प्रमाणित बीज है उसकी 15 से 20 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से हमको लेनी है। किसान भाइयों, इसके लिए खाद की मात्रा बहुत ही आवश्यक है। सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से लेके 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से हमको खेत की अंतिम तैयारी करते समय, खेत की अंतिम जुताई करते समय खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें और ट्रैक्टर चलाकर खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और जो नत्रजन है उसे हम 2 भाग में खेत में देते हैं। पहला, जब हम पहली बार सिंचाई करते हैं उस समय हम देते हैं, और दूसरा, जब हम दूसरी बार हम इसमें पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद उस समय हम आधी मात्रा में जो हमारे पास नत्रजन थी वो आधी मात्रा यूरिया के रूप में हम नत्रजन की हम इसमें दे देते हैं। और उसके बाद लगभग 30 से लेकर 40 दिनों के बाद खरपतवारों की अगर खेत में आते हैं तो हाथ से इसकी गुड़ाई, निदाई गुड़ाई करके आप खरपतवारों को खेत से निकाल के साफ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर अच्छा प्रमाणित बीज लेकर समय पर धनिया की फसल की बुआई करके धनिया की फसल से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मक्का फसल की अच्छी उपज हेतु इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, खेतों में बंसरी छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का की फसल इस समय नर मंजरी से लेकर भुट्टे बनने की अवस्था में है, और इस फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु इस अवस्था पर फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के। चर्चा के लिए आज आपके सामने आए हैं कि जो हमारे किसान भाइयों ने मक्का लगा रखी है, तो किसान भाइयों प्रयास यह करें कि पहले आप हमारे जो किसान भाइयों ने मक्का लगा रखा उसमें जो भी अनावश्यक रूप से खरपतवार हो या ऐसे पौधे जिनकी बढ़वार नहीं हो सकती, उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल करके बाहर कर दें। साथ ही साथ यदि किसान भाइयों यदि मक्का अगर ज़्यादा बलुई जहाँ ज़मीन हो वहाँ पर आप प्रयास करें, खेत उनकी मक्का की अगर कतार में बुआई कर रखी है 45 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप उसको मिट्टी चढ़ा दें। और साथ साथ किसान भाई यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें अब निराई गुड़ाई कर देते हैं, पोषक तत्व क्या दिया जाए। आप पूरे फसल की बात करें मक्का में तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की संस्तुति की जाती है। आपने फास्फोरस पोटास पूरा बुआई के समय दिया होगा, और रही बात नत्रजन की आधी मात्रा यानी 60 किलोग्राम बुआई के समय दे दिया था। शेष जो नत्रजन बचती है 60 किलोग्राम, उसको 2 बराबर भागों में यानी कि 30-30 किलोग्राम नत्रजन आपको 2 बराबर भागों में देना है। एक आपने दिया होगा आपकी फसल 25 दिन की अवस्था पर आई होगी, जब आपने पहले निराई गुड़ाई की थी उस अवस्था पे दिया है। यदि जो किसान भाई लेट बुआई किए हों तो वह अभी 25-30 दिन की अवस्था वाले पे आप दें। दूसरी जो 30 किलोग्राम नत्रजन देने की बात है वह आपको देना है किसान भाइयों जब नर मंजरी निकलने की अवस्था आ जाए, उस अवस्था पर आपको देने की आवश्यकता है। यदि उसके पहले या बाद में देते हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्रभाव आपकी उत्पादकता पर, वो आपकी जो कि पैसे का केवल नुकसान ही होता है। तो आप प्रयास करें नर मंजरी निकलने की अवस्था पर आपको पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, जो कि 30 किलोग्राम मात्रा हमने बताई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब बात आती है कि मक्का में जो कि
सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिंचाई और जल निकास की। यदि जिस समय नर मंजरी निकलता है और टेस्लिंग होती है, जिसमें कि जैसे आप कहते हैं कि बालियाँ उसके निकलते हैं, भुट्टे निकलना शुरुआत होती है, उस अवस्था पर खेत में पानी की कमी की नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी अति आवश्यक है। और जैसा कि खरीफ का मौसम है तो इसमें हो सकता है कि कभी अधिक बारिश भी हो सकती है, अधिक बारिश की वजह से भी आपकी मक्का की फसल को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको जल निकास की भी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आपको सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था आपको अपने मक्का खेत में बना के रखना है। अब किसान भाइयों बात आती है कि मक्का में दो प्रमुख समस्याएं हैं जो कि हमारी मक्का की पैदावार को प्रभावित करते हैं। जैसा पहला एक आता है मक्का में तना छेदक कीट, इसका प्रकोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कीट की जो सुंडी होती है वह जो हमारा पौधे का जो मुलायम भाग होता है वहाँ से प्रवेश करके उसको काट देती है, इससे की पैदावार प्रभावित होती है। इसके लिए किसान भाइयों कार्बारिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर डालें, या क्विनोलफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव करें। इसके बाद किसान भाइयों एक बीमारी मक्के में आती है जिसे हम कहते हैं स्टेम राट, यानी कि तना सड़न बीमारी आती है। यह बीमारी प्रायः अक्सर किसानों के खेतों पर देखी जाती है। यदि इस बीमारी से निदान नहीं करता है हमारा किसान तो उसकी पैदावार पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई इससे बचाव करने के लिए होता है, स्टेम राट से बचाव के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप घोल बनाएं। प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग करके आप जो हमारा जो स्टेम राट या इतना जो सड़न बीमारी है इससे निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों जैसा कि यदि आपको अगर इस मक्का से संबंधित या जो भी खरीफ की फसलें या रबी की जो भी फसलें, इन सब से यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमसे आप स्वतः मिल सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अधिक उपज के लिए बैंगन की फसल में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। बैंगन की फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है, लेकिन इस मौसम में फसलों को क्षति पहुंचाने वाले विभिन्न कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी समय पर रोकथाम न करने पर उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, उत्पादन में कमी न आए इसके लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा जिला समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। हाउस का जो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि पौधों को जो आवश्यक चीजें हैं जैसे तापमान और नमी, वो पॉली हाउस के अंदर अगर हम मेंटेन करते हैं तो पौधों का विकास यानी वृद्धि दर जो है लगातार होती जाती है, जिससे पौधे बाहर की अपेक्षा पॉली हाउस के अंदर जल्दी विकास करते हैं और फलने फूलने के स्टेज में आ जा सकते हैं। इस समय उसमें खाद उर्वरक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में जो बची हुई नाइट्रोजन, रोपाई से पहले जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दिए हैं, उसमें से 2/3 नाइट्रोजन का इस्तेमाल 2 बार में करें। एक 30 से 45 दिन जो अभी का टाइम है, और एक दूसरे फर्स्ट पिकिंग यानी पहला फल जब तोड़ लेते हैं उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन पौधों के पास देके हल्की सी मिट्टी चढ़ा दें। क्योंकि अब इस पौधों में फल लगेंगे, और फल लगेंगे तो पौधों का वजन बढ़ेगा, और जिससे जो है पौधे गिरने का संभावना रहेगी, तो आपको काफी क्षति हो सकती है। और इसी समय अगर आप देखें, अगर आपका खेत या पॉली हाउस के अंदर हो या बाहर अगर साफ सुथरा नहीं है तो कीड़ों मकोड़ों का भी संक्रमण बढ़ेगा। और इसमें विशेष तौर से अगर हम कीड़ों की बात करें तो तना छेदक और फल छेदक, 2 कीड़े इसके मुख्य रूप से शत्रु हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए एक तो आप खेत में साफ सफाई रखें, और दूसरा इनके लगने पर आप सिस्टमिक दवा जैसे इमिडाक्लोरोपिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें, जिससे पौधा स्वस्थ हो। और अगर कहीं इन्फेक्शन 10-5% पौधों में लगा है तो जहां तक उसकी डालियां सूख गई हो उसको निकाल लें, या छिद्र युक्त फल हैं तो उसको तत्काल निकाल लें, उसमें कीड़े होने की संभावना है और वो कीड़े बाहर हो जाएंगे। तो इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम
नहीं आएगी। और इसके बाद फल सड़ने की बीमारी लगती है, वो बाद में चल के लगेगी, या पत्तों पर एक धब्बे आते हैं जिसको लीफ स्पॉट कहते हैं, या पत्ते पीले होते हैं रोग के संक्रमण के चलते। तो उसके लिए आप जो है फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करें, और इसमें विशेष तौर से फफूंदनाशक दवा का जो इस्तेमाल करें उसमें ध्यान दें कि जिसमें कार्बेंडाजिम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों का जो कॉम्बिनेशन करके आजकल बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे मेटलॉक्सिल, क्रिलॉक्सिल, इसका इस्तेमाल करें 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रति लीटर। जैसा आपको पौधे आक्रांत दिखे उसके हिसाब से ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज पौधे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर स्वस्थ पौधे दिखे तो कोई दवा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, ये आप जमीन में जो नमी देख रहे हैं, यही नमी पूरे फलन के दौरान मेंटेन होना चाहिए। नमी की अगर कमी हो जाएगी तो फल का विकास या पौधों का विकास कम हो जाएगा, जिसके चलते पौधे अपने पूरी उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादन नहीं दे पाएंगे। इससे ज्यादा भी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई ड्रिप के द्वारा करें या समतल खेत में करें तो हल्की सिंचाई करें, और सिंचाई उपरांत अगर ज्यादा पानी हो तो उसको बाहर निकाल दें। इन्हीं सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। परसिया जिला बक्सर से संतोष कुशवाहा जी, आप बटेर पालन पर जानकारी चाहते हैं। तो संतोष जी, आपकी जानकारी है तो देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बटेर पालन जिसे अगर आप करते हैं तो यह मुर्गी पालन से भी अधिक उपयुक्त और लाभदायक व्यवसाय माना जाता है। आप चाहें तो अगर आप छोटे आदमी हैं या सीमांत किसान हैं, आपके पास जमीन अगर नहीं है तो इसे आप छोटे जगह में, कम जोखिम में, कम समय में आप इसे करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बटेर आप चाहिए तो अपने छत पर भी 500 या 1000 वर्ग फीट के स्थान में आप बखूबी खोल सकते हैं, उसके फार्म को और चला सकते हैं। 1000 वर्ग फीट के स्थान में अगर केज सिस्टम में बटेर रखते हैं तो 3 मंजिला या 4 मंजिला बटेर का फार्म बना के 2-2 फीट के इंटरवल पे आप उसे रख सकते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त कर। जहाँ तक नस्ल के चुनाव की बात है तो जापानी स्क्वेल अपने यहाँ के लिए उपयुक्त पाई जाती है। यह बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। बटेर का औसतन शारीरिक वजन 150 से 220 ग्राम तक हुआ करता है। तो इसे अगर पालेंगे तो ये जल्द ही बाजार में बिक जाता है और ये बिकने के लिए 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं बटेर। इनमें किसी प्रकार की कोई भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भोजन और पानी भी काफी कम लेते हैं। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। अर्थात इनके शरीर का फीड कन्वर्जन रेशियो अर्थात दाना खा करके लगभग 35 से 40% तक अधिक पाया गया है। दाना को मांस बनाने की प्रवृत्ति, तो ये हमको लाभदायक पैसा बनाता है। 7 सप्ताह के बाद बटेर अंडा देना शुरू कर देती है और ये लगातार 6 महीने तक अंडे देते रहती है। तो इनके अंडों का औसत वजन 10 से 12 ग्राम होता है। ये बहुत ही सुनहले और चितकबरे रंग के अंडे हुआ करते हैं। इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता बटेर को नहीं पड़ती है। इसको रखने के लिए अगर आपके गांव में आसपास मुर्गा का फार्म है, जिसे ब्रॉयलर फार्म बोलते हैं, तो उसे देखकर आप सीख सकते हैं। बिछाली या धान की भूसी को बिछा करके डीप लीटर सिस्टम में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। इसके लिए मुश्किल से 1 से 1.5 इंच ऊंची बिछाली या ये धान की भूसी चाहिए। इनके पीने के लिए ड्रिंकर, पानी पीने के लिए, और फीडर छोटे 2 लीटर से लेकर के 4 लीटर के कैपेसिटी वाले बाजार में उपलब्ध हैं। जहां से आप ब्रॉयलर के प्लास्टिक के फीडर और ड्रिंकर खरीदा करते हैं, वहीं पर बटेर के लिए भी छोटे जो ब्रॉयलर के चूजों के लिए ड्रिंकर और फीडर हुआ करते हैं, वो इनके वयस्क के लिए हुआ करते हैं। आप खरीद कर लगा सकते हैं बखूबी। जबकि बटेर का अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर केज सिस्टम में करते, डीप लीटर सिस्टम में करते हैं तो 4,000 से लेकर 6,000 बटेर रख सकते हैं। लेकिन उसी को अगर हम 3 मंजिला या 4 मंजिला केज सिस्टम बना लेते हैं 2-2 फीट के अंतराल पे, तो जगह उतना ही है, लेकिन 4 गुना ज़्यादा अर्थात 6 चौक 24,000 20,000 से 24,000 तक
बटेर हम पालन कर सकते हैं 1000 वर्ग फीट के स्थान में। इस तरह से हम देखें कि इस पर खान पान, दवा, इसके प्रबंधन और लेबर पर काफ़ी कम खर्च पड़ता है और इससे आमदनी अच्छी होती है, क्योंकि इसके मीट का स्वाद आम जनता द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। आप आज ही बटेर पालन व्यवसाय से जुड़े। इसके लिए अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा अगर बिहार प्रांत के आप रहने वाले हैं तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के प्राचार्य अथवा झारखंड प्रांत वाले के लिए रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके, रांची, झारखंड के पते पर संपर्क स्थापित करके वहां के प्राचार्य से आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जहां तक चूजे के उपलब्धता की बात है, ये दोनों महाविद्यालयों से संपर्क करके आप चूजा ले सकते हैं, नहीं तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इज्जत नगर, बरेली के पते पर भी आप संपर्क स्थापित कर चूजा प्राप्त करके इस व्यवसाय को बखूबी कर सकते हैं। शुरू कीजिए, ये व्यवसाय आपको एक सफलता की उच्चतम शिखर तक ले जाने में कारगर साबित होगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। औषधीय फसल सर्पगंधा की रोपाई विधि पर जानकारी। धान की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और उनका समेकित प्रबंधन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।